बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सिस्टम रीसेट करने के हवाले से नवंबर में इस्लामाबाद से ये इतलात हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। वो क्या डेवलपमेंट होगी उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर 3-4 दिन व्लॉग जो है वो गैर-हाज़िर रहा, उसके लिए एक तो माजरत कबूल फरमाए। दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो हम व्लॉग करते हैं, मैं करता हूँ या कुछ और लोग करते हैं, तो ये मुस्तकिल में जो देखेंगे इन व्लॉग्स को, तो ये उनके लिए एक तारीख होगी। इसलिए मेरी तो ये पूरी कोशिश होती है कि जो भी खबर दूं या तज्जिया पेश करूं, जो खबर की बुनियाद पर तज्जिया हो, तो खबर में सच्चाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जब हम नहीं होंगे और वो हमें देख रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि आज के दौर में 2026 में 2024, 25, 20 जब भी वो ये जनाब ये मुल्क के हालात थे और इस तरह की खबरें थी। जैसे अखबारात के बारे में ये कहा जाता है कि जो आज का अखबार है वो मुस्तकबिल में वो तारीख बन जाता है। तो इस तरह वो मेरी कोशिश होती है। इसलिए जो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सीक्वेंस जो है ना खबरों का, बड़ी खबरों का, वो बरकरार रहना चाहिए। इन 3-4 दिन में 14 अगस्त में 15-16 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी मैं समझते थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर मैं ना तबसरा करना चाहूँगा। एक तो ये कि जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो गए थे जनाब मुलाकात के लिए डियाला। उन्हें वो अपने पूरे शबशबा के साथ गए थे, प्रोटोकॉल के साथ गए थे, लेकिन वो उन्हें रोक लिया गया उसी नाके के ऊपर। यहाँ हलीमा खान और दीगर लोग जो वो रोके जाते हैं। फिर इन्होंने ऐलान किया हुआ था जनाब अगर मुलाकात ना करवाई गई इमरान खान के साथ, तो जनाब जो रात को 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। आपके लम्हे है ना। तो वहां भाई साहब ने मुलाकात तो क्या होना थी, वो भाई साहब ने ये ऐलान फरमा दिया कि अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा जब तक ये बुलाएंगे नहीं मुझे कि आए जनाब मुलाकात कर ले, क्योंकि हमने हालात ही कुछ ऐसे पैदा करने। 10 बजे पता लग जाएगा जनाब आप लोगों को। और 10 बजे क्या हुआ, 14 अगस्त था, लोग जो है निकले हुए थे। यानी इन्होंने जो जश्न आज़ादी था उसको भी एक तरह से सबोताज करने की कोशिश की। या फिर जो लोग निकले थे जश्न मनाने के लिए, नौजवान, उनको ये कोशिश कर रहे थे जनाब कुछ ऐसा हो जाए लगे कि जनाब ये हमारे लिए निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं। और हुआ क्या, 14 अगस्त को मैंने खुद जो है ये कुछ नौजवानों से बात की। वो पीटीआई वाले ही नौजवान थे। लिबर्टी चौक लाहौर में जो जश्न मनाया गया, नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है उसमें मौजूद थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे। तो वहां एक बंदे ने भी, चलो ये तो हो सकता है खौफ है जनाब इमरान, इतने रश में, इतने बड़े हजूम में अगर 4 बंदे टोटली जो है वो नारा लगा देती इमरान खान का, तो वो रिकॉर्ड पे आ जाती चीज। लेकिन ना कोई झंडा, ना कोई नारा। और जो मैंने कहा नौजवानों से मेरी खुद बात हुई, तो मैंने कहा यार आप एक आध झंडा ही ले लेते। तो उन्होंने कहा हम तो आज़ादी का जश्न मनाने निकले हैं, आज़ादी के जश्न से सियासत का क्या ताल्लुक। यानी वो भी नौजवान जो ये काल थी, जो इन्हीं के लोग थे, वो मुस्तरद कर रहे थे जनाब ये क्या बात है कि 14 अगस्त को हम उनके लिए जनाब, अब पता नहीं ये किस बलबूते पे 20 लाख लोग जो हैं वो लाने का दावा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका जो इन्होंने 27 सितंबर की तारीख दी हुई है कोई इनकी दाल गलेगी। एक तो ये हो गया जनाब सुहेल अफरीदी साहब। दूसरा इस्लामाबाद में जो हमें आज़ादी के हवाले से जो एक बड़ी तकरीब हुई है, तो उसमें सदर मुमलकत जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी थे, वज़ीर आज़म साहब भी थे, फील्ड मार्शल थे, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ जो खिताब किए गए हैं ना, वो बड़ा खड़का के उन्होंने खिताब किए हैं वज़ीर आज़म साहब ने भी। और यानी गन गरज के साथ उन्होंने जनाब ये बताया है, पैगाम दिया है। जो कश्मीर के हवाले से खुल के बातें हुई हैं जनाब। कश्मीर वाला जो इंडिया जो कर रहा है वो सारी चीज़ें वहाँ जनाब उन्होंने कश्मीरियों का साथ देंगे, सारी बातें वही वाली बातें। और फिर जो इंडिया ने पानी रोका है, पानी का सॉरी पानी तो नहीं रोक सके अभी तक, लेकिन वो सिंध तास महादाज मुअत्तल करके बैठे हुए। तो वज़ीर आज़म ने 2 टोक अंदाज में ये बात की है जनाब, एक एक बूंद जो है ना पानी की वो रेड लाइन है। अगर ये इंडिया वाले राह रास्त पे नहीं आए तो फिर बराह रास्त कार्रवाई करेंगे। अब बराह रास्त कार्रवाई का क्या मतलब, यही है कि जनाब जो पानी रोकेंगे अगर, या पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। जो माजी में बातें की गई ये एक मरतबा फिर उनको ये बता दिया गया है।
और जो सदर मुमलकत है उन्होंने भी यही बातें की। सदर मुमलकत ने इसराइल वाली जो बात है कि जनाब ग्रेटर इसराइल वाला जो मनसूबा है उसे कभी कामयाब नहीं होना देना। और ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई बाहमी दिफा का एक महदा हुआ है, ये उसके तनाज़ुर में सारी बातें हो रही हैं, जो भी मामलात हैं। और फिर जनाब उसके बाद एक और जो शहदा के लवाहकीन थे उनके साथ जो मुलाकातें की हैं, वहाँ फील्ड मार्शल ने शहदा के बच्चों के साथ जिस अपनाइयत का इजहार किया है, जिस मोहब्बत का इजहार किया है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। बच्चियों के सरों के ऊपर प्यार दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो है ना, उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। ये अच्छा, वहाँ ना जो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें थी वो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा, वो मुस्तक हैं तारीफ़ों के, लेकिन सदर साहब ने भी कम चुक के रखा थे, वज़ीर आज़म ने भी कम चुक के रखा फील्ड मार्शल के हवाले के नाल। तो एक मौके ते फील्ड मार्शल मुस्कराए भी सदर साहब की गल सुन के ना, जो तो कहते जी हमारा फील्ड मार्शल है, ट्रंप तारीफें कर रहा है, लेकिन ये है तो हमारा ना, इस तरह की बात जो उन्होंने की थी। तो लेकिन एक जो तनकीद की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, वो मैं समझता हूँ बेजा तनकीद। मैं उसको बेजा तनकीद क्यों कहता हूँ? वो जो इन्होंने एक फतह की यादगार का इफ्तिताह किया है, तो उसके पस मंज़र में एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई थी। वो जो है ना, उसके 5 मुहराबे हैं उसकी, और दस्तावेजी जो फिल्म है उसमें ये बताया जा रहा था जो कि जनाब ये 5 महराबे, जो एक तो जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उनकी अलामत है, एक होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, ये बर्री फौज, फ़ज़ाइया, बहरी फौज, और उसके बाद उन्होंने ये भी उसमें कहा कि जनाब ये जो साइबर दफा और खलाई जंग की भी ये मुहराबे जो हैं ये अलामत हैं। और उसके बाद जिसमें तनकीद हो रही है जनाब, वो ये जो दस्तावेज फिल्म उसमें ये कहा गया कि जनाब ये मुहराबे जो है ना 5, इसमें जनाब हुकूमत, अस्करी कुव्वत, मीडिया, अवाम और कौमी नज़रिया, ये चीज़ें शामिल हैं। अब जो हमारा आइन है वो तो ये कहता है ना कि 3 रियासत के सतून है, मुकन्नना, इंतज़ामिया यानी हुकूमत, और ये अदलिया, 3 सतून है। ये जनाब वो कहते हैं ये इन्होंने ये नए सतून कहाँ से आ गए? भाई मेरी ये इसके तनाज़ुर में हो रही है, यादगार फतह के हवाले से ये बात हो रही है। जनाब ये महराबे जो है, ज़ाहिर सारी दुनिया ये बात करती है, हुकूमत भी ये बात करती है, अस्करी जो तर्जमान है वो भी बात करते हैं। जनाब जो पूरी दुनिया के जो माहिरीन है वो ये कहते हैं जनाब कोई भी जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीती जा सकती। हुकूमत का जो किरदार होता है किसी जंग में, इजाज़त देना, सपोर्ट करना, हदायत देना, वो हुकूमत का किरदार है। फिर अस्करी कुव्वत जो आपके सामने है, जो हमने किया है मई में पिछले साल भारत के साथ, वो भी चीज़ें सामने है। और फिर मीडिया ने जो किरदार अदा किया था उस जंग में, ये उस तनाज़ुर में। और अवाम तो आपको पता ही है कि कैसे निकले थे, अपने असले के साथ वो ड्रोन्स गिराने की कोशिश कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, वीडियोज आई हुई हैं, और हर महाज पे वो हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे, फौज के शाना बशाना थे। और फिर कौमी नजरिए की बात जो है, कौमी नजरिए की बुनियाद में जंग लड़ी जाती है भाई मेरे। ये अहमी आप इसको उससे न जोड़े आप, वो जो सतून है वो 3 वो सतून रहने ही हैं रियासत के, ये किसी और तनाज़ुर में बात हो रही है। और फिर एक और जो अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो अच्छी खबर ये है कि ना वहाँ जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, और सुनैर रशीद दोस्तम साहब जो हैं वो भी मैदान में आ गए। यानी उज़्बेकिस्तान जो है उसकी सरहद के करीब जो वहाँ के ज़िला है, और फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे बदख्शां, वहान, ये सारे इलाके जो वहाँ पे हैं, वो अगस्त में, यानी अगस्त के महीने में इन जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, तालिबान रजीम के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, उन्होंने 10 अजला के ऊपर ये हमले किए हैं, रॉकेट हमले, मिसाइल हमले भी किए हैं। और वो तो ये दावा कर रहे हैं कि सारे सूबों के ऊपर, उनका ये ख्याल है, उनका ये दावा है, सॉरी ख्याल नहीं, दावा है कि ये वहाँ के जो गवर्नर शवर्नर है ना, वो रूपोश हैं। आपको याद होगा कि एक हमारे DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कुछ साफियों के साथ मुलाकात की थी। तो उन्होंने फिर फितनतुल, यानी उनकी पूरा फोकस जो था वो ये जो हमारे हमसाये में फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान वाले जो पाकिस्तान के अंदर
वो कार्रवाइयाँ करते थे। इसके जवाब के हवाले से उन्होंने कुछ इशारे दिए थे। उस वक्त भी मैंने ये विलाप किया था और मैंने कहा था कि क्या जो भारत है, यहाँ जो अलहदगी की तहरीकें चल रही है, क्या हम उसको ये सपोर्ट करने वाले हैं? क्या भारत जो है ये टूटने वाला है? ये इस हवाले से, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था जब ये मामला जो है ना इस तरफ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर भी, और ये जब इन्होंने ये जो तालिबान की जो अबूरी हुकूमत की बजाय तालिबान रजीम कहना शुरू किया था, तो उस वक्त ही समझ आ गई थी कि रजीम जो है जनाब वो अपने वादे के मुताबिक ना वहाँ इलेक्शन करवाया उन्होंने। अबूरी हुकूमत तो इसलिए हम कहते थे ना कि उन्होंने इलेक्शन करवाने थे मुआहदे के तहत, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए। तो फिर उसके नतीजे में वो, अगर हम उनको मानिन रहे, उसको अब रजीम कहना शुरू कर दिया, तो फिर ये जो मैंने कहा ना, जो वहाँ कुव्वतें इस वक्त मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो बहुत मुतहरक हो गई हैं, और बहुत आप कह लें कि कुछ इतलात तो ऐसी भी हैं कि काबिल के ऊपर भी जो मिसाइल अटैक्स जो हुए उन कुव्वतों की तरफ से, वो छोटी मोटी कुव्वतें नहीं हैं, वो जो शुमाली इत्तेहाद वाले हैं उनको तो तालिबान के उनके ऊपर वो क्या कहते हैं कि उनको शिकस्त नहीं दे पाए थे। रशीद दोस्तम वगैरह जो थे वो सारे, अहमद शाह मसूद, वो जो उनके साहबजादे जो अहमद मसूद इस वक्त बड़े मुतहर्रिक हैं, तो ये अगर वहाँ उनको अपनी पड़ेगी तो हमारे अंदर जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं तो उसमें जो ज़ाहिर है फिर कमी आएगी। वो अपना मामला संभालेंगे, या हमारे जो यहाँ तहरीके तालिबान वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, उनको वो करेंगे। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से ये लाहौर में जो वाक़या हुआ है, ये जो पुलिस वाले पहले लारी अड्डे की हदूद में थाने बादामी बाग के करीब 2 पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, और वो अदील ASI थे, और नायब महर असद को फायरिंग करके 3 अफराद ने शहीद किया। बाद में वही लोग जो हैं वो यतीम खाना चौक जो है वहाँ पहुँचे, यहाँ ये तहरीके लब्बैक वालों की मस्जिद है ना, वहाँ उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की, और वहाँ एक और जो पुलिस के जवान हैं वो सलीम, हारिस सलीम उनका नाम है, वो शहीद हो गए। फिर उन्होंने जनाब जो ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी वालों की एक गाड़ी है वो अगवा की, और काला शाह काकू तक गए, और वहाँ से जनाब फिर वो भाग के वो पहुँच गए जनाब शेखुपुरा के हदूद में, मुरीद के करीब करीब, वो क्या है उसका नाम, जो रावी रियान जो है ना, वहाँ के ऊपर। ये वहाँ जाके एक जगह वो छुप गए, पनाह ले लिए, जो भी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और पुलिस की ये चाबक दस्ती है कि फौरी तौर पे पुलिस जो है उन्होंने उनका पीछा किया, पहुंचे, पुलिस अलर्ट थी, हाई अलर्ट था, ठीक है। इन्होंने ट्रेस कर लिए, वो जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उनको ट्रेस कर लिया। वहाँ फिर जिस घर में छुपे हुए थे वहाँ फायरिंग हुई फिर, और वो 2 बंदे ये जो थे ना, ये अब जो लोग ये करने वाले, वारदात करने वाले हैं, ये अच्छा ये ना एक ख़ास मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं ये वाले। इसका ये जो फायरिंग हुई है ना, एक बंदे का नाम है रेहान भट्ट, और उसके वालिद का नाम है फयाज भट्ट, ठीक है ना, और एक इनका बहनोई था साथ इनके, और इन्होंने, इनका एक भाई कुछ अर्सा कबल जो है ना उसका नाम था फैजान, वो उसने फायरिंग करता था वो, और वो किसी के साथ, अच्छा जो फैजान है ना उसके नाम के साथ उसने लगाया हुआ था खरासानी। इससे आप अंदाजा लगा लें खरासानी कौन लगाते हैं अपने नाम के साथ, वो जिहादी तंजीमें जो होती हैं, ये जो तहरीके तालिबान वाले हैं वो इस तरह के नाम अपने रखते हैं। और वो जनाब पूरी फैमिली जना, अब ये पता चला है कि वो जो जहाँ फैजान जिस मदरसे में पढ़ा हुआ था ना, जो पहले वो पुलिस मुकाबले में मारा गया था, और उसका बदला लेने के लिए ये रेहान वगैरह, उसका वालिद और बहनोई जो हैं ये हमलावर हुए थे। वो जिस मदरसे से वो पढ़ा हुआ है, उनकी एक बहन है, उसका नाम है महानूर शहजादी, वो भी उसी मदरसे के पढ़ी हुई है। और पुलिस के लिए ये इस हवाले से एक टेस्ट केस है कि पूरी फैमिली दहशतगर्दी में मुलव्वस कैसे होगी, उनके कैसे राब्ते हुए, इस हवाले से पुलिस जो है ज़ाहिर है वो अपनी इंक्वायरी जो है, जो तफ्तीश है वो कर रही है। और उसकी बहन के हवाले से ये पता चला है कि उन्हें भी तहवील में ले लिया गया है पूछ-गुछ के लिए, तो ज़ाहिर है पूछताछ होगी तो फिर पता चलेगा ना। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो लोग थे ये किन के साथ जुड़े हुए थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की एक ज़ैली तंजीम है जमात अल अहरार, उसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है जनाब, ये हमारे बंदे थे, हमने बदला लिया है। वो जो फैज़ान भट्ट को जनाब, फैज़ान भट्ट
वो वाला फैजान भट्ट मैंने बता दिया कि वो कहाँ से पड़े हुए थे और क्या मामला थे उसके। तो वो जनाब उसका बदला लिया गया और उन्होंने जो ये जब ये मारे गए ना पुलिस मुकाबले में रावी रिहान के करीब, तो वो रिहान भट्ट और उसके वालिद के लिए, जो वालिद भी साथ है ना, उसका नाम फयाज भट्ट है, उसको मौलाना फयाज भट्ट रखा है कि मौलाना फयाज भट्ट। और तीसरा जो उनका बहनोई था, शायद उसका नाम तारक पता चला है, वो वहां से ना, वहां से काला का शाह काकू से शायद वो ना इधर उधर हो गया। वो अब उसकी जो लोकेशन आ रही है वो पता चला वो कश्मीर में, आजाद कश्मीर बाग का कहीं रहने वाला है, वहां निकल गया होगा। अब ये तो बात ठीक है, पुलिस ने बड़ा जनाब उसको आप कहने के बहुत तेजी के साथ जो उन्होंने ये मूवमेंट की है। लेकिन इसमें जो एक चीज है कि जनाब जो कहते हैं जब तहरीक तालिबान नहीं यहाँ भी पहुंच गई है, नहीं जनाब, ये तहरीक तालिबान जो है ये यहाँ जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। ये तो जनाब ये मसला ये है कि जो उनका इंतकाम जो लेना था, उनके जो इंतकाम के जज्बे को उन्होंने महमीज दी, किसी तरीके से उनके साथ राब्ते शाब्ते रहे होंगे उनके, जो भी हुआ है। ये पहले भी धमकियां देता रहा है रिहान भट्ट जो है, ये अदील जो शहीद हुए हैं पुलिस के एहलकार, उनको ये धमकियां देता रहा कि तुम्हें छोड़ना नहीं मैंने। तो इस हवाले से इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हो चुके हुए हैं। तो लेकिन बहरहाल ये इनका दाव लग गया और उन्होंने कर दिया। ये जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वो कहते हैं तहरीक तालिबान यहाँ कोई उस तरीके से एक्टिव नहीं जैसे खैबर पख्तूनख्वा या फिर या बलूचिस्तान में कार्रवाई करते, पंजाब में ऐसी सरदस्त इधर सेंट्रल पंजाब में खास तौर पे। लेकिन ज़ाहिर है वो राब्ते शाब्ते तो हैं उनके। अब एक बंदा जो है उसको ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो इसके मुकाबले में पुलिस ने एक काम किया है, उन्होंने, आपने देखा होगा लाहौर में, अगर आप देखें तो जो भी पुलिस वाला नजर आएगा ना, उसने वो वेपन होगा उसके पास, असला जरूर होगा। अब जो असला उसके पास है ये क्यों रखना शुरू कर दिया उन्होंने? ये तो मादी में भी ये हदायत इनको थी कि जनाब असला रखना है। अब इस वाक़या के बाद जो आला हुक्काम है पुलिस के, उन्होंने एक हदायत जारी की है तमाम पुलिस वालों को कि भाई आप वर्दी में हो या सादा कपड़ों में हो, आपके पास हर वक्त जो है वो असला होना चाहिए। जिन लोगों ने अलाट करवा रखा है थानों से असला, वो भी अपने पास रखें। जिनके पास लाइसेंसी असला है वो अपना प्राइवेट असला वो अपने पास रखें। जिनके पास लाइसेंसी असला भी नहीं है, जिन्होंने से नजायज असला करने हैं, वो कहते वो खरीद के अपने पास रखें। और अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है कि जनाब आपके ऊपर कोई हमलावर होता है, जो भी मामला होता है, तो आप खड़का दें उसको, ठोक दें उसकी मंजी, और आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी बेशक नजायज असले दनल करना। अब ये बाहर तो अगर बहुत जुम्मेदार लोग हों पुलिस के या किसी भी फोर्स के, फिर तो ये एक आम हदायत है। लेकिन जहाँ इनका जो टेम्परामेंट है, उन लोगों से पूछें जो थानों में जाते हैं या जिनको थानों की मदद की जरूरत पड़ती है, उनसे पूछें कि उनके साथ क्या सलूक होता है वहां। इनका तो टेम्परामेंट ही कुछ ऐसा है कि जनाब ये तो आप एक तरह से इनको लाइसेंस तो किल दे रहे हैं। जनाब जो कहते हैं जनाब हमें खतरा था, जनाब एक गाड़ी से, जनाब गाड़ी रुकी है तो जनाब वो गया है, बंदा तो डिग्गी खोली है तो हमें पता शक पड़ा कि जनाब ये असला निकाल रहा है। ये शादमान थाने के करीब एक दफा वो एक बंदे को वो उसको कर नहीं दिया था इन्होंने फायरिंग करके, इसी तरह जनाब ये कि हमें खतरा था। और एक दौर में तो वो जब दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा वारदातें हुई थी, जो वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन, इनको भी असला दे दिया गया था। फिर बाद में कहा गया कि जनाब ये वो असला संभालें या ट्रैफिक कंट्रोल करें वो। फिर लेकिन ऐसा भी एक वाकया हुआ था कि जनाब ट्रैफिक वार्डन साहब जो है वो टेम्परामेंट लूज कर गए और उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया था। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि जनाब लाइसेंस टू किल, ये इस टाइप जो है चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। फिर उनको जो नमाज जनाजा है उसमें जो कोर कमांडर लाहौर है शहीद पुलिस वालों का जो हुआ है, उसमें कोर कमांडर लाहौर का शामिल होना, ये इस यानी वो जब भी ISPR की तरफ से ये बयान आता है, जब वो ब्रीफिंग देते हैं, वो ये पुलिस का जिक्र जरूर करते हैं साथ कि हम और पुलिस वाले और दीगर फोर्सेस मिलके ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोर कमांडर लाहौर का उस जनाजे में शरीक होना, शोहदा के जनाजे में, तो ये एक आप ये कह लें कि इशारा है जनाब हम सब एक हैं। दूसरा एक और बड़ी अहम खबर है कि 14 अगस्त को जनाब ऐवान सदर में वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात होती है सदर ममलकत के साथ।
ये पिछले दिनों बड़ा जनाब हो गया था ना, असम्बलियाँ रोकनी हुई थी उन्होंने, फिर असम्बलियाँ जो है वो उन्होंने जनाब उसके ऊपर साइन भी कर दिए, मंजूरियाँ भी होगी। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ इसाक डार साहब भी थे और फिर मोहसिन नकवी साहब भी थे और पंजाब के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी थे, सेनेटर मुशर्री रहमान साहबा वो भी वहाँ पे थी। तो अब ये इसको ना ये ना कहें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, नहीं 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 नहीं, नहीं सर, इसमें मैंने एक फिक्रे में ये मैं इसके ऊपर तबसरा करके आगे निकलूंगा कि जनाब ये सहफरीकी मुलाकात थी, सहफरीकी, समझ गए ना? ये सह यानी कि हुकूमत और वज़ीर आज़म की और सदर की मुलाकात एक अलग हो ना, दो फरीकों की मुलाकात हो गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों। ये सहफरीकी मुलाकात, उसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब और मलिक अहमद खान साहब, ये जिनके नुमाइंदे हैं, वो फरीक भी वहां मौजूद था। समझ आ गई ना ये मामला? ये जो ना बज़ाहिर ये सुलह होगी, सारा कुछ हो गया, सदर के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, वहां जनाब ये इनके नुमाइंदे, तीनों किस्म के नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, ये ठीक है। लेकिन जो लफ्जी गोलाबारी है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये मेरा ख्याल है ये नहीं रुकनी, ये चलती रहनी है। ये नवंबर तक मामला तब ऐसे ही रहने हैं। वो ज़ाहिर है को नई तरमीम लानी है, कोई नया सिस्टम लाना है, उस हवाले से और कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी 17 अगस्त को जो है ये तलब कर लिया गया है। और वो जो है कौमी असम्बली का इजलास शायद 5 बजे और जो सेनेट का इजलास है वो 4 बजे होना है। तो वहाँ भी सूबों की बहस जो है, ज़ाहिर है मामला गर्म है, तो वहाँ जनाब किसी पॉइंट ऑफ आर्डर पे या वैसे ही एजेंडे पे कोई बंदा जो है वो खड़ा होकर गुफ्तगू शुरू कर दे सूबों की, तो कैसे रोका जा सकता है? ये बहस हो सकती है। यानी ये आप कह लें कि हंगामा खेज इजलास जो हैं ये होने वाले हैं। और दूसरा ये पीपल जो है नून लीग वाले, इनको तो मेरे ख्याल सूबों के ऊपर कोई इतराज़ नहीं। हज़ारा सूबा वाला एक मरतबा फिर जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा वाला अब्दुल अलीम खान जो हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है, वो भी अमूर के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी ये कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनाब वहाँ हज़ारा, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबा बनाया जाए। और पंजाब में भी सूबों की बातें चल रही हैं जनाब, जनूबी पंजाब, वो बहावलपुर ये वो, और फिर जो रावलपिंडी वाला इलाका है वहाँ। लेकिन मसला जो इशू है ना वो है सिंध वालों का, वो जनाब किसी तरफ नहीं आ रहे। सिंध की हद तक पंजाब की तकसीम के लिए, जनूबी पंजाब की तश्कील के लिए तो वो तहरीक में शामिल रहे हुए हैं, उनकी हिमायत करते रहे हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा वाली बात और जो सदारती निज़ाम है उसमें पीटीआई, ये बातें की जा रही हैं पीटीआई को शामिल कर लिया जाए जनाब जो 2/3 अक्सरियत के लिए, तो जनाब नून लीग को भी राजी करना पड़ेगा। हजूरे वाला नून लीग भी चुप करके कहना ना कि शह मार के बैठी हुई है, खामोशी ना देख रही है कि हो के रहा कि कंधे ते रख के बंदूक चलानी है। सारी सियासी जमातें सारे यही काम कर रही हैं ने, वो अपने तौर पर फैसला करके बैठे होंगे जनाब चेंज कर देंगे, सूबे बनने हैं। ये रोजाना बयान आता है ना किसी न किसी अंदाज में इनडायरेक्टली कि सूबे बनाने हैं जनाब। ये नवंबर में ये मामला जो है ना ये खुल के, यानी कि आप कह लें कि ये जो है ना खुल जाएगा मामला, सारा कुछ कोई दस्तावेजी शक्ल में चीज सामने आ जाएगी, 28वीं आईनी तरमीम की शक्ल में या जिस भी तरीके से। और वो जो उनको अगर मिलाते हैं पीटी वालों को, ये तो इमरान खान का विजन था एक कि जनाब सदारती निज़ाम और डायरेक्ट इलेक्शन, और उसका ख्याल ये था कि शायद मैं इतना पॉपुलर हूँ कि जनाब ये जो सीटें लेके डायरेक्ट मैं वज़ीर आज़म मुंतखब, अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो तो मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसका ये ख्याल था। तो अब अगर ये उनको पीटीआई के साथ मिलाते हैं तो फिर इलेक्शन होता है, फिर इमरान खान के साथ कोई डील ही करेंगे ना, इमरान खान के केस खत्म करवाएंगे या जो भी मामला होते हैं। ये मैं आपको फिर बता दूं एक मरतबा कि इमरान खान की सूरत यही रहनी है, पीटीआई के साथ कोई माहदा होता है नहीं होता, ये एस्टेब्लिशमेंट का ये भी 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जनाब 1930-31 जब भी 2030-31 जब भी आप देखेंगे इमरान खान साहब के साथ यही वो मामला जो है, अदालतें जो करती हैं करें वो अलग बात है। और दूसरा जो मैंने कहा ना जो नवंबर में वहाँ होने वाला है, ये जनाब शोर जो है ना बताने वाले जो बता रहे हैं, इस्लामाबाद से ये खबर है कि जनाब ये सूबों से शुरू होगा, सदारती निज़ाम से बहस शुरू होगी, फिर आते 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 फिर जो बल्दियाती जो सिस्टम है ना वहाँ पे ये मामला जो है ये तय हो जाएगा सेटल, मकामी हुकूमतों वाला। लेकिन इस मरतबा ये ना जनाब वो वाला ज़ियालक वाला, ना तो वो बीडी मेंबर वाला, वो वाला सिस्टम हो, वो भी नहीं होगा।
जो ज़ियालक ने सिस्टम दिया था ज़िला कौंसलों वाला, वो भी नहीं होगा, और जो मुशर्रफ ने एक सिस्टम दिया था वो भी लोकल बॉडीज़ वाला, वो भी नहीं होगा। बल्कि इस मरतबा जनाब ये जो लेके आए हैं, ये लेके आए जनाब जो काउंटी सिस्टम है ना इंग्लैंड में, वो वाला सिस्टम जो है वो जनाब ये लेके आ रहे हैं। वहाँ जो काउंटी सिस्टम है, जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है या कहने अगर रिसर्च की है, आप ये भी कह सकते हैं, तो वहाँ जनाब दो किस्म का, वो जो दो लेयर्स में वहाँ ये कौंसलें जो हैं वो काम करती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और वहाँ जो है ना जो काउंटी काउंसिल्स हैं 20, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड और इधर उधर नहीं, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगरचे वो वहाँ वहदानी निज़ाम है, लेकिन हर जगह ना स्कॉटलैंड में, वेल्स में और इंग्लैंड में अलग अलग सिस्टम है। वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें अंदाज़ा है इस बात का। तो ये जनाब वहाँ 20 काउंटीज हैं, काउंटी काउंसिल्स हैं, और 150 के करीब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। काउंटी काउंसिल्स की जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। उन्होंने एजुकेशन उनके पास होती है, उन्होंने देखना होता है, और फिर जो सोशल केयर है उसको उन्होंने देखना होता है, सड़कें उन्होंने बनवानी होती हैं, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरियाँ, और फिर जो ये सुथरा पंजाब जैसे प्रोग्राम है ना, इस तरह वो सफाई सुथराई, ये उनकी, और फिर जो हंगामी सूरत आग वगैरह लग जाए, वो सारे मामला जो हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो उनके मतहत आती है। लेकिन वो जो होती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो उनकी हैं, जो निचली लेयर है, उसमें जनाब उनमें हाउसिंग और लोकल प्लानिंग, और फिर उसमें भी ये सफाई सुफाई वाला मामला है, और फिर जो काउंसिल टैक्स जमा करना वो भी उनकी जिम्मेदारी है। और कुछ जगहों पे एक ही सिस्टम है, यानी कि काउंटी और डिस्ट्रिक्ट जो है वो काउंसिल अलग अलग नहीं है, वो इकट्ठी हैं। अब ये सिस्टम जो अगर लाते हैं, ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में, तो वो ये काउंटी जो है ये टैक्स फंड्स वगैरह, ये भी देखने वाली बात है ना। असल इशू तो ये है कि जनाब जो वसाइल की तकसीम है निचली सतह तक, और नीचे से ऊपर तक जो मामला जाने होते टैक्सों के, वो क्या होने थे। और ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो जनाब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये उसमें इकट्ठा करना होता है। जो ये काउंसिल टैक्स जो है, इसको काउंसिल टैक्स के नाम से वो शायद वो लगाते हैं वहाँ पे। और फिर जो रहायशी घरों के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो काउंटी है ना, फिर उसमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जमा करती है, तो काउंटी काउंसिल जो है उसमें से अपना हिस्सा लेती है। और फिर पुलिस, फायर सर्विस और इस तरह के जो हैं, वो भी जो उसके लिए भी जो मामलात हैं पैसे का, वो काउंसिल्स करते हैं, वो भी मुकामी ज़रिए से वो हासिल करते हैं। और फिर जनाब उसके बाद जो बिजनेस रेट्स और नॉन डोमेस्टिक रेट्स हैं, वो दुकानों, दफातर, कारोबारी इमारतों पर वो टैक्स जो है ये भी ये काउंसिल्स वगैरह लेते हैं। और जो मुकामी काम है ना, मुकामी हुकूमत 50% हिस्सा अपने पास रखते हैं इसमें से, और बाकी निस्फ जो है वो मरकजी हुकूमत के पास चले जाते हैं। हमारे जहाँ सूबे हैं, उनके ऊपर सूबे होंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये सूबों के पास चला जाए और सूबों से फिर ये मरकज के पास जाए। और फिर ये जो पैसा है ना, ये ग्रांट्स की शक्ल में वापस भी आता है। ये नहीं है कि मरकज के पास ही, नहीं नहीं, उनके जो है वहाँ तो ज़ाहिर है वो सारा कुछ जो मामला है, तो तहरीर जो आइन है उनका, वो तहरीरी आइन तो है नहीं, सारा कुछ रवायात के ऊपर चलता है। और रवायत ये है कि गवर्नमेंट जो है फिर ये ग्रांट की शक्ल में, या स्पोर्ट ग्रांट कह लें, एजुकेशन के लिए या मखसूस मकासद के लिए, फिर वो ग्रांट जो है वो काउंसिल्स को वापस करती है। इस तरह का कोई सिस्टम जो है ये सोचा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान में भी ये वाला सिस्टम जो है ये लाया जाए। ये मैंने अर्ज किया ना, बात सूबों से शुरू होगी, फिर ये बात आके मुक जाएगी एक काउंटी सिस्टम जड़ा, उन्होंने तुसी डिस्ट्रिक्ट की सतह ले जाओ, डिवीजन की सतह ले जाओ। लेकिन ये तय है, ये मैं बता दूं आपको, वो इस्लामाबाद वालों ने ये बताया कि जनाब वो ज़ाहिर है जब वो होता है तो जनाब हर बंदे की कोशिश होती है जनाब जो मैंने आइडिया दिया है उसी के मुताबिक। लेकिन वो कहते हैं कि अंदाज़ा ये है कि ये मामला जहाँ ख़त्म होने, यानी कि नए यूनिट बनेंगे ना, इंतजामी यूनिट, वहाँ ना कोई वज़ीर आला होगा, ना कोई गवर्नर होगा। इस तरह की काउंसिलें जो हैं वो होंगी जो सिस्टम को रेगुलेट करेंगी। इस तरह का रीसेट वो सिस्टम को जो करना चाह रहे हैं। तो वालों वो कहते हैं नवंबर च सारा कुछ जनाब खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना, पर्दा उठ जाएगा, नवे सिस्टम की रूनुमाई हो जाएगी। देखिए नवंबर तक की बनता, नवंबर तो अगे की बनता,
अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।